चलिए भाई, टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टी और इसमें टॉपिक आएगा आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी या इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि कोई भी एटम है पेपर देना है बेटा। अब देखिए कोई एटम है ए, गैसियस स्टेट में है, इसको हमने एनर्जी दी और उस एनर्जी से क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो ये एनर्जी क्या कहलाएगी आपकी, ये एनर्जी कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी एटम की गैस फेज से इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अभी मान लीजिए कि इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो हम एनर्जी देंगे इसको, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर इसमें से हमें क्या करना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, तो एनर्जी देने पे क्या होगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, A+3 गैस फेज प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक, बढ़िया स्टेज पर ठीक है। समझ आ रहा है? यस सर। सुरक्षा ही बचाव है। यस सर। डॉक्टर की तरफ से बाकी तो वैक्सीन भी धोखा दे रही है। यस सर। हाँ जी, तो लिखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom, that energy is called ionization energy. That energy is called ionization energy or ionization enthalpy. मतलब किसी परमाणु की गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव हिंदी में बोलते हैं, या आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी को एंथैल्पी बोलते हैं। समझ में आ गया सबको या नहीं आया? यहाँ एक वर्ड आया आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है एक समान गैस रूप से, मतलब जो एटम मिलते हैं वो हमें सॉलिड स्टेट में भी मिल सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी मिल सकते हैं। तो उनको हमें क्या करना है, पहले गैस फेज में कन्वर्ट करना है, फिर गैस फेज में कन्वर्ट करने के बाद जो एनर्जी उसको दी जाएगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गया? अब जरा इसका फैक्टर समझिएगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं। मैं फैक्टर बता रहा हूं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्टेड करेंगे, प्रभावित करेंगे।
देखिए है क्या कि बीच में न्यूक्लियस है, हैं जी? और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं बेटा? ऑर्बिट। तो जो लास्ट वाला ऑर्बिट है उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो न्यूक्लियस क्या करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा के रखता है? मालूम होगा ये सारी कहानी? लास्ट क्लास में बताई थी मैंने। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? हमारा एवरेज न्यूक्लियर चार्ज नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सही है भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, किसने? न्यूक्लियस ने। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या नाम दे दिया? एवरेज न्यूक्लियस। अब ये इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो ना। जो आप एनर्जी देंगे वो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जब न्यूक्लियस का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। फिर उसको एनर्जी दी जाएगी और एनर्जी देने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी आपने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हर एटम में क्या हो रखा है? न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। हर एटम के अंदर न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज कराना है वो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन लूज होगा या बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लूज होगा? बाहर वाला। और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? जो सबसे लास्ट वाली सेल होती है, जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट होती है, सबसे लास्ट वाला जो कोष होता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अगर कभी निकलेगा तो वैलेंस ऑर्बिट से निकलेगा, अंदर वाले से तो निकलेगा नहीं। और न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रखा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? एवरेज न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो न्यूक्लियस ने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है पहले वो खत्म करना पड़ेगा। वो खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद में वो बाहर चला जाएगा। बोलो ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा रखा है न्यूक्लियस ने वो अपने आप को खत्म होना नहीं है, उसको खत्म करने के लिए हमने एनर्जी दी, तो एक्साइटेड स्टेट बन गया। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी हम दे रहे हैं उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? तो अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? क्यों? अगर मान लो स्ट्रॉन्ग पकड़ रखा है, एकदम मजबूती से पकड़ रखा है, तो उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी? और अगर उसको धीरे से पकड़ रखा है तो नहीं। बात समझ में आ रही? यानी कि अगर मैं ये कह दूं आपके सामने कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज न्यूक्लियर चार्ज, तो सही है या गलत है? सही है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, कौन सा न्यूक्लियर चार्ज? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज को हमने कई तरीके से क्लासिफाइड कर रखा है, तो हम कौन सा वाला न्यूक्लियर चार्ज कंसीडर कर रहे हैं? न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी क्या कहलाता है? न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा न्यूक्लियर चार्ज? एवरेज न्यूक्लियर। नई बात समझ में आई मेरी? बोलो रे। तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एवरेज न्यूक्लियर चार्ज। सही है साहब? आप देखिए न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या कहलाती है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अगर एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? कंफर्म? तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? तो अगर मैं ये कह दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, तो बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं सर। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, और निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर के कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, इस बात पर डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गया? दो फैक्टर। तीसरा फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पढ़ाया आपने? नहीं पढ़ा? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना। बोलो। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतना ही, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये तीन फैक्टर आगे साहब। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। वो एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, कौन कौन फैक्टर है, तो वो डिपेंड करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एटम में न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गई मेरी बात, दोबारा रिपीट करो। बच्ची समझ में आ गई तेरे या नहीं आई? आपसे कह रहा हूं बेटा, क्या समझ में आया बता। चल क्या होती है आयनाइज एनर्जी बता। आयनाइज एनर्जी किसे कहते हैं, आयनन विभव किसे कहते हैं, चल हिंदी में बता दे। बता दे बेटा, समझ में आ तो गया तेरे, कह दीजिए अभी बता। कौन बताएगा? सर आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड। मैंने चाबी नहीं भरी, पहले ऐसे करके हाँ मैं बताऊंगा। शुरू हो गया तू गंदा आदमी। कौन बताएगा, बताओ चलो। कितने लोग हैं जो आयनाइज एनर्जी बता पाएंगे? अरे वाह। और कौन नहीं बता पाएगा, कौन नहीं बता पाएगा? बीच के कितने हैं? अच्छा आप नहीं बता पाएंगे, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताओ? प्रॉपर्टी समझ में नहीं है तो समझाऊंगा तुझे, समझा दो। देख बेटा, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और एटम से इलेक्ट्रॉन हर एक एटम से नहीं निकलेगा, केवल उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो गैस फेज में हो। भाई जैसे आयरन है, आयरन तत्व है, बताना आयरन तत्व है कि नहीं? तत्व है। कौन से अवस्था में मिलता है? हिंदी मीडियम से है ना। कौन सी अवस्था में मिलता है आयरन? लोहा, ठोस अवस्था में मिलता है। अब वहां में से चाहे कि तू इलेक्ट्रॉन निकल जाए ना निकलेंगे, पहले उसको किस फेज में लाना पड़ेगा, किस अवस्था में लाना पड़ेगा? गैस में लाना पड़ेगा। जब वो गैस अवस्था में आ जाएगा तो गैस अवस्था में आने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। सही है? तो अपने आप नहीं निकलेंगे, गैस अवस्था में आने के बाद में उसको हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देने के बाद में वो क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो जो एनर्जी तूने दी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आप समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी ये प्रॉपर्टी है, इसको याद करना पड़ेगा, तू समझने की गलती कर रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी किस, एनर्जी तो बहुत सारी होती है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग नाम होते हैं एनर्जी। एनर्जी तो एक ऐसी फॉर्म है जिसका एप्लीकेशन हमें दिमाग में रखना है कि इस एनर्जी को हम किस लिए यूज कर रहे हैं। समझ में? ऐसे तो यहाँ से भी एनर्जी आ रही है, मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है, लाइट से भी एनर्जी आ रही है, मैं बोल रहा हूँ इससे भी एनर्जी जा रही है, तू सुन रहा उससे भी एनर्जी जा रही है। तो ऊष्मा तो एक एनर्जी तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मेरी बात समझ रहा है नहीं समझ रहा? हमें उसका एप्लीकेशन समझना है, याद करना है कि कौन सी एनर्जी कहाँ यूज हो रही है। तो ये जो एनर्जी है आयनाइज एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? ये चीज तेरे को याद रखनी है कि ये एनर्जी कौन है, इसका एप्लीकेशन क्या है, काम क्या है। काम के नाम से उसका नाम दिया जा रहा है, जो उसका काम है उसके आधार पर उसका नाम दिया जा रहा है। नहीं तो एनर्जी neither be created nor be destroyed, only change one form to another form. This is the first law of thermodynamics. समझ रहा है ना मेरी बात? तो ये एनर्जी कौन सी है? ये वो एनर्जी है जो एटम से, बोल, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यकता है। कौन से एटम से? गैसियस एटम से। हर एटम से नहीं, सॉलिड फेज में नहीं, लिक्विड फेज में नहीं, केवल किसमें? गैसियस। क्लियर हो गया तेरे को? ठीक। अब हर एटम में क्या कर रखा है, न्यूक्लियस ने निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला, और सबसे लास्ट वाला क्या कहलाएगा आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है, आकर्षण बल लगा रखा है, पकड़ रखा है उसको। ठीक है? अब जब न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस ने इसको क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। अब इसको मुझे बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले न्यूक्लियस ने जो पकड़ रखा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है, वो खत्म करना पड़ेगा। तो वो अपने आप खत्म थोड़ी ना होगा, उसको खत्म करने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। सही है? अब वो खत्म हो गया, अब ये फ्री हो गया। ठीक, अब फ्री हो गया तो अब ये निकल सकता है, फिर एनर्जी दी, ये निकल के बाहर चला गया। आगे समझ में नहीं आ गया? तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस की पकड़ होगी इस इलेक्ट्रॉन पर, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? बोलो, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने बोल दिया कि आयनाइज एनर्जी जो होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, इसका नाम क्या है? एवरेज न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए हमने बोल दिया कि आयनाइज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? उसका कम होता जाएगा। बोलो। और जब अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी लेनी पड़ेगी, इसलिए आयनाइज एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तीसरा कौन सा फैक्टर है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? ये हमने लास्ट क्लास में बताया था कि न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, वो कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, और अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर तो उसको निकालने में हम कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आयनाइज एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे हम पीरियोडिसिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। पीरियोडिसिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। पीरियोडिसिटी मतलब अब हमें आयनाइजेशन एनर्जी को ग्रुप में और पीरियड में एक्सप्लेन करना है। ग्रुप में और पीरियड में एक्सप्लेन करना है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसको प्रॉपर्टी को ग्रुप में और पीरियड में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ग्रुप में। और ग्रुप हम कौन से लेने वाले हैं? या तो एस ब्लॉक का या पी ब्लॉक का। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आते हैं, 13 to 18, राइट? अब देखिएगा इसमें मैं बोल रहा हूं एक्सेप्ट 13 ग्रुप, क्योंकि 13 ग्रुप को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया था, उसका एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। उसके लिए मैंने पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको बताया था, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेंथेनॉइड कॉन्टरैक्शन, ये सारी चीजें मैं वहां पर डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका ऑर्डर बनाया था, तो मैं वो अलग से एक्सप्लेन करूंगा। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट ग्रुप ले लिया। अब फर्स्ट ग्रुप में कौन एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीथियम। फ्रांसियम क्यों नहीं ले रहे हम यहाँ पर? वो रिडक्टिव एलिमेंट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीथियम। फ्रांसियम नहीं लिया, रिडक्टिव एलिमेंट। अब देखिए डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं। लिथियम में कितने ऑर्बिट है? कॉन्फिगरेशन कर लो 2 1, एटॉमिक नंबर 3, 2 ऑर्बिट है। सोडियम में अगर आप देखेंगे तो कितने ऑर्बिट है? 2 8 1, 3 ऑर्बिट है। ऐसे ही पोटेशियम में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट। तो ऑर्बिट बढ़ रहा है ना? जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, बोलो, ये साइड पे तीसरा ऑर्बिट, ये साइड पे चौथा ऑर्बिट, ये साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? जब साइज बढ़ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो घटेगा, यानी एवरेज न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? घटेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे घटेगा तो उसको निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एवरेज न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। एवरेज न्यूक्लियर चार्ज किसको बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो हर ग्रुप में यही होगा, केवल 13 को छोड़कर। 13 में ऐसा नहीं होगा। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में केवल 13 ग्रुप में ऐसा नहीं होगा, बाकी सभी ग्रुप में यही होने वाला है। 13 में क्यों नहीं होगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको। 13 में क्यों नहीं होगा उसको भी बताऊंगा, लेकिन बाकी ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे आपका आ गया सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप आप जानते हैं कौन कौन एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। 14 ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लैड। 15 ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी,
बिस्मथ, यहाँ भी यही होने वाला है, यहाँ भी एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एवरेज न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, तो आयनाइज एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। आप 16 ग्रुप ले लीजिए, ये पी ब्लॉक के ग्रुप है, ये एस ब्लॉक के ग्रुप है, आप 17 ग्रुप ले लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ भी यही होने वाला है, हर ग्रुप में यही होने वाला है, क्योंकि हर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एवरेज न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, आयनाइज एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन 13 ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो सुन लीजिए। 13 ग्रुप में एलिमेंट आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये आते हैं किसमें 13 ग्रुप। तो इसमें आप देखिएगा एटॉमिक साइज का ऑर्डर, बोरोन से बड़ा साइज किसका है, एल्यूमिनियम। सबको मालूम है बात, ठीक है, क्योंकि बोरोन में 2 ऑर्बिट, कैसे हैं 2 ऑर्बिट, 2, 3, और एल्यूमिनियम में कितने ऑर्बिट है, 2, 8, 3। इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है, इसमें ज्यादा ऑर्बिट है, इसमें बड़ा। गैलियम में आता है 2, 8, 18, 3, कितने ऑर्बिट है, 4। तो एल्यूमिनियम से बड़ा साइज किसका होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज लगभग बराबर माना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि गैलियम से पहले जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया। कितने लोग थे लास्ट क्लास में मेरी में, जितने लोग थे उनको मालूम होगा, जो नहीं थे सॉरी उनको नहीं मालूम होगा, और मैं मालूमात कराने की जरूरत भी नहीं समझूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था, पूरा एक लेक्चर उसमें लगा था, सबको मालूम होना चाहिए। और उसमें पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, 3d इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिपेल द 4s इलेक्ट्रॉन। अगर क्लियर हो रहा हो तो लिख रखा होगा आपने, ये बात बोलो रे, जिन्होंने नहीं लिख रखा वो मेरी तरफ देखे, आप लोगों के लिए मैं समझ के आता हूँ, और जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए बोर्ड पर सब कुछ लिख ही रहा है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मेरे को देखे, अपना देखे गाड़ी वाला बाबा आया हुआ 2 मिनट घुसो में अपना और घर जाओ, और जो समझ रहे हैं वो तो समझ ही रहे, और जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो हाथ खड़ा करें, मुझसे पूछे, मैं हर बात का जवाब दूंगा, शर्माने की आवश्यकता नहीं है, जिसने की शर्म उसके टूटे कर्म। डायलॉग को सुना होगा, डायलॉग भी वैसे बेटा, सलमान खान को मारो, आमिर खान को मारो, अक्षय कुमार को मारो, हमना कमा में मोदी भी डायलॉग मारो, सब मारो। तो बोरोन से बड़ा साइज किसका है, और एल्यूमिनियम और गैलियम का ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके बाद में इंडियम से पहले भी स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें ऑर्बिट बढ़ गई, 2, 18, 18, 3, कितने ऑर्बिट है रे, और इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ भी हो रहा है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इससे बड़ा साइज किसका होगा रे बोलो, और इंडियम और थैलियम का भी लगभग क्या होगा, क्योंकि थैलियम से पहले कौन सा इफेक्ट हो रहा है, लेंस एनोइड बॉन्ड कनेक्शन लिखवाया होगा, देख लो आप, यही साइज का ऑर्डर था। चलो साहब बहुत बढ़िया बात। अब एटॉमिक साइज यहाँ क्या बोलूं मैं, घट रहा है या बढ़ रहा है, मालूम ही नहीं पड़ रही क्या हो रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, बराबर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बोलो प्यार से, कौन सा, इफेक्टिव। तो बोरोन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है कंपेयर टू किसके, और एल्यूमिनियम से ज्यादा किसमें है, गैलियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो साइज बराबर हुआ ना। इसमें कितने ऑर्बिट है, इसमें ऑर्बिट के अकॉर्डिंग साइज किसका बड़ा होना चाहिए था, पर गैलियम का एल्यूमिनियम का लगभग क्या आ रहा है, इसका मतलब है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या बताया था, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देख सकते हैं आप, मैंने ये लिखवाया था इंक्रीज इन फोर्स ऑफ, मतलब इसमें इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कि 4 ऑर्बिट होने के बावजूद भी इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। सही है लल्ला, अच्छा। और गैलियम से कम न्यूक्लियर चार्ज किसमें है, और इंडियम से ज्यादा किसमें है, 11 न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज कौन सा वाला, या इसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, मैं बोलो बताओ रे, चलो बहुत
एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और एल्यूमिनियम से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? तो इससे ज्यादा एनर्जी गैलियम की होगी कि नहीं होगी? गैलियम से कम किसमें है? तो गैलियम की एनर्जी इंडियम से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बोलो। और इंडियम से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये ऑर्डर हो गया। देखो हर ग्रुप में क्या हो रहा है? आयनाइज एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पर घट रही है, लेकिन इसमें ऐसा पहले घटी फिर बढ़ी फिर घटी और फिर बढ़ी। तो इर्रेगुलर ट्रेंड हुआ कि नहीं हुआ? जो इसमें हो रहा है ऐसा, इसमें क्या है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसको होगी? लिथियम की, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रोडियम, सोडियम से कम। एक रेगुलर ट्रेंड है, सब जगह रेगुलर ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि एटॉमिक साइज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर सिमिलर क्यों नहीं है? वो मैंने सारे एक्सेप्शंस आपको बता दिए। तो 13 ग्रुप में आयनाइज एनर्जी का ऑर्डर ये होगा। तो केवल 13 ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी ग्रुप में फर्स्ट, सेकंड, 14, 15, 16, 17, 18 कुल मिलाकर के 8 ग्रुप में, 8 ग्रुप में से एक ग्रुप में इर्रेगुलर ट्रेंड होगा, बाकी के 7 ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइज एनर्जी हमेशा क्या होगी? घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि साइज बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, इसलिए आयनाइज एनर्जी डिक्रीज होगी। पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइज एनर्जी जो मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है? सीजियम की मानी जाती है। सबसे कम आयनाइज एनर्जी। नोट हो गया भैया ये? अब हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे आयनाइज एनर्जी की पीरियड में। पीरियोडिसिटी का मतलब है जब किसी प्रॉपर्टी को ग्रुप में और पीरियड में एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पीरियोडिसिटी। ओके भैया? तो अब हम बात करेंगे इन पीरियड। पीरियड में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ये बताया कि आयनाइज एनर्जी क्या होती है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा किस एनर्जी को आयनाइज एनर्जी बोला जाता है। उसके बाद में वो किस किस पर डिपेंड करती है, फिर उसके बाद में एलिमेंट की आयनाइज एनर्जी ग्रुप में और पीरियड में किस तरीके से वेरी करती है उस पर डिस्कशन चल रहा है। जो एक्सेप्शन है उसको तैयार अलग से करिएगा, नॉर्मल ट्रेंड को अलग से करिएगा। नॉर्मल ट्रेंड क्या है? आयनाइज एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड। क्योंकि 8 ग्रुप में से 7 ग्रुप में यही हो रहा है, केवल एक ग्रुप में एक्सेप्शन है, किसमें? 13 में, क्योंकि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप 13 ग्रुप में डिक्रीज नहीं होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं होता है। समझ रहा है? एक इर्रेगुलर ट्रेंड होने की वजह से ऐसा हो। सही है भैया? चलिए अब हम बात करते हैं पीरियड। तो भैया कितने पीरियड होते हैं? हाँ जी, खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, सब बस शांत रहिए भाई। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। कौन कौन से 7 पीरियड होते हैं? कौन कौन से होते हैं? लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त। तो लघु आवर्त कौन सा कहलाता है? चल बता। पहला ही हो गए, 2 एलिमेंट हो गए वहां, अति लघु, लघु, दीर्घ, अति दीर्घ, ऐसे ना हिंदी में तो ज्यादा बैठ जा। आवर्त, पीरियड, हाँ सही कह रहा है। चल अब बात करेंगे हम पीरियड में, आवर्त, मुझे भी याद हो गया, ठीक है। सेकंड पीरियड बना रहे हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। सेकंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नियोन इनर्ट गैस है, इसलिए हम लोग उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा डिस्कस करते नहीं है। नियोन इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अक्रिय गैस। अब देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबको मालूम है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है
सही है। उसके बाद बोलो एवरेज न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है। सही है? चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। मैं थर्ड पीरियड भी बना लेता हूँ। हर पीरियड में यही आएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सी। फ्रांस में क्यों नहीं बनाए? रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, टीई, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिन, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट। सही है। अब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में बना लिया। सारे एलिमेंट आ गए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों चैप्टर साथ में चल, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, तो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। एस ब्लॉक में जो प्रॉपर्टीज ये वाली सेम रहेंगी, पी ब्लॉक में ये वाली प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सारा पार्ट एक साथ चल रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो रे। चल अब देखिए, लिथियम से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? क्योंकि डाउन द लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? सही है भैया। चलिए सोते सोते देख लीजिए, कुछ लोग सो रहे हैं यहाँ पर आराम से ठंडी हवा में, तो वो सोते सोते देख लें। देखो सोना भी एक किस्म से अधिकार है, पर हर जगह सोया जाए तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई सो रहा है तो अच्छी बात, ठंडी हवा चल रही है, अपना मस्त जगह मिल रही है, बढ़िया, सो अपना आराम से। तो लिथियम से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? बेरिलियम से ज्यादा, बोरॉन से ज्यादा, बोलो यही होगा ना? हर जगह ही ट्रेंड है। जो रूल कह रहा है वो ये कह रहा है, एक्सेप्शन तो बाद में है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और मैं आपको बताऊं नहीं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। डायलॉग पसंद आया? नहीं आया पसंद? डायलॉग के कैसे लो जी। अब यहाँ पे भी दिखाना चाहूँगा तो ये रेडियोएक्टिव में क्या करते हो, चल कह रहे हो तो कर देता हूँ, तो जरूरत नहीं थी रेडियोएक्टिव एलिमेंट। हर पीरियड में आप देख रहे होंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई, पर ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सेप्शन तो आएंगे तो एक्सेप्शन बताएंगे। देखिएगा, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ये सेकंड ग्रुप, ये 13, 14, 15, 16 और ये 7। उसके बाद में 18 ग्रुप मैंने लिया नहीं है। देखो ये तो 15 और 16 ग्रुप के हर पीरियड में ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा, रूल के खिलाफ हो रहा है। नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी होनी चाहिए? क्योंकि नाइट्रोजन लेफ्ट में, ऑक्सीजन राइट में, और लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी होनी चाहिए? ऑक्सीजन की, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पूरे पीरियड में हर जगह यही एक्सेप्शन है। बता रहे क्यों का चलन था कहानी, मतलब बीच में क्या लगा दो, रुक जाता हूँ। और सेकंड और 13 ग्रुप में 2 पीरियड में एक्सेप्शन है। बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से, क्यों अभी बताएंगे रीजन, और मैग्नीशियम की ज्यादा है एल्यूमिनियम, लेकिन कैल्शियम और इनमें फिर नॉर्मल ट्रेंड है। तो जो ब्लैक मार्क मैंने कर रखे हैं वो एक्सेप्शन है, और जो मैंने ब्लू मार्क कर रखे हैं वो नॉर्मल ट्रेंड है। अगर कोई पूछता है कि नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो आप सीधे बोलेंगे सर लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है विद सम एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शंस कहाँ है? 15 और 16 ग्रुप के पीरियड में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में है, और सेकंड और 13 में 2 पीरियड में है। सेकंड पीरियड में एक्सेप्शन है और थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन है।
फोर्थ फिफ्थ में फिर एक्सेप्शन नहीं। तो यहाँ क्यों नहीं है ये भी बताऊंगा, यहाँ क्यों एक्सेप्शन है ये भी बताऊंगा, और यहाँ क्यों एक्सेप्शन है ये भी बताऊंगा, सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। भाई WHY बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा है। क्यों? जबकि अकॉर्डिंग टू रूल बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, बेरिलियम की कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बेरिलियम की ज्यादा है और बोरोन की कम है। तो क्यों है ऐसा? रीजन सुन लीजिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने वाली, दूसरा तीसरा नहीं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2। सही है भैया? और बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। सही है? देखिए बेटा बेरिलियम में पहला इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है? 2s। और बोरोन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है? 2p। सेकंड ऑर्बिट के s और सेकंड ऑर्बिट के p से। और आपको मालूम होगा कि एक ही ऑर्बिट के अगर s p d f है, एक ही ऑर्बिट के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट कोई भी, फोर्थ ऑर्बिट कोई भी, एक ही ऑर्बिट के अगर s p d f है तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां लगता है? उससे कम किसको बोलते हैं? पेनिट्रेशन इफेक्ट। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होता है भैया? सेम ऑर्बिट। ऐसा नहीं कि एक 1s ले लिया एक 2s ले लिया, तो डिफरेंट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं बात करूं 2s और 2p, तो 2s पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 2p पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? 2s पे ज्यादा फोर्स ऑफ, 2p पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो बताइए बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है? पहला 2s। और बोरोन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? 2s पर या 2p पर? जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी? तो इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी भैया? बेरिलियम की या बोरोन की? इन बेरिलियम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 2s कॉन्फ़िगरेशन, बट इन बोरोन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 2p कॉन्फ़िगरेशन, एंड 2s हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज या हायर पेनिट्रेशन इफेक्ट या हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन 2p। 2s पर आकर्षण बल 2p से ज्यादा होता है। इसी कारण बेरिलियम की प्रथम आयनन विभव बोरोन के प्रथम आयनन विभव से ज्यादा होता है। दिस इज द हिंदी। सही बोला गलत बोला? बता दियो भाई, देखो पढ़ो लिखो ना हूं मैं, ठेठ आदमी गंवार, तो इसलिए बताते रहना मेरे को सही बोला गलत। बेटा मुंह दुबका के बैठो, अच्छी बात है, हाथ तो हटा ले, अब सही है। वैसे तुम कोई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े कोरोना में। पहले मुंह ढक के जाते लोग, कैसा मुंह ढक के जा रहा हो, क्या गलत कर यार? अब तो कोरोना ने तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। अभी तो देखना तुम्हें तड़पा के मारेगा ये कोरोना। जितना नेचर के खिलाफ जाओगे तुम लोग, उतना ही नेचर तुम्हें बर्बाद करेगा। देखो ऐसा टैट पर दवा के मारा हो, इसे बोलते हैं दिस इज द मौत ऑफ कुत्ता। कुत्ते की मौत मारेगा। मैं आपसे नहीं, मैं पिछले 5-6 सालों से कह रहा हूँ, कोरोना अब आया, 4-6 लोगों को फोन आया। एक लड़का मेरा MBBS कर रहा है, वो एम्स में है, अभिषेक सिंह, 9th रैंक आई थी उसकी। उसका फोन आया मेरे पास जब कोरोना स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर। कह रहा सर, मेरा हाँ बेटा, कुत्ते की मौत मर रहे लोग, आपकी भविष्यवाणी सत्य हो गई, धन्यवाद। बड़ा अजीब सा लगा। एक मेरा स्टूडेंट 2004 में पढ़ा था मेरे से दिल्ली में, वो कार्डियो MD कर रहा है, कार्डियोलॉजी अमेरिका में है, US से कर रहा है, अभी तो इंडिया आ गया। उसका मेरे पास फोन आया, वो भी यही कह रहा, तो बरसों पुरानी बात आपकी पूरी हो रही है। तो आप भी याद रखिए, ऐसे नेचर के खिलाफ ना जाएं, पेड़ पौधे लगाएं। जहाँ पौधा आपको लग रहा हो ये बेचारा मर रहा, वहाँ पानी ले जाएं, पॉलीथिन में डाल के आएँ, ठीक है ना। पर्यावरण का जो है आप अच्छे से ख्याल रखें, तो पर्यावरण आपका ख्याल रखेगा। अदरवाइज कुत्ते की मौत मत
कहीं बात ऑनलाइन चल रही है सारी बातें मेरी। समझ में आ गई ये बात या नहीं आई पहले बताओ। तो बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइज एनर्जी बोरोन से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन 2s से निकल रहा है और बोरोन में इलेक्ट्रॉन 2p से निकल रहा है, इसलिए फर्स्ट आयनाइज एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। समझ में आ गया रे सबको या नहीं आया? अच्छा आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? क्या पढ़ा रहे हैं ये समझ में आ रहा है? टॉपिक क्या चल रहा है? लेट आए थे क्या? कितना लेट आए थे? इंटर पास कर ली? इंटर में हो? 11th में, 11th क्लास में हो? कौन से स्कूल से? HB इंटर कॉलेज। तो 11th क्लास में NCERT पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ा था आपने? अच्छा, कोरोना काल में आप ढह गए। ईश्वर कोरोना की आत्मा को शांति दे। ऑनलाइन नहीं पढ़े? नहीं, आजकल तो बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना। बैठ जाओ। और कौन है जो 11th पीरियड है? और भी है कोई जो 11th पीरियड? मतलब जो इस बार 11th में, और कौन बच्चा है 11th में हो? कौन से स्कूल से हो? हीरालाल पारासैनी। तुम? एम एंट्रेंस को बॉयज या सिटी कैसे? सीनियर सेकेंडरी से। तुम्हारी भी क्लास में चली है? अब स्टार्ट हुआ 2-4 दिन से? स्कूल नहीं जाते? अच्छा, ऑनलाइन चल। 10th कहाँ से किया? बाबूला। ये समझ में आ गया भैया? मैं जरा समझाऊं, बोलो। अब देखो बेटा, एक फर्स्ट आयनाइज एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइज एनर्जी ऑफ बोरॉन। उसका रीजन बता दिया, या 2s से निकल रहा है या 2p से निकल रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाएगा तो Be+ बन जाएगा, और Be+ का मतलब है ये हो गया 2s1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सही है भैया? अब मैंने बोला Be+, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो 2p से इलेक्ट्रॉन निकला या नहीं निकला? अब बोलो। अब मैं इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं। इसमें मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप खड़े हो जाओ भैया, आपके पीछे वाले, हाँ खड़े हो जाओ। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा इसमें? 2s से, s से। s तो 1s भी है, 2s से निकलेगा। ओके, और इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2s से निकलेगा। दोनों में सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलने वाला है? तो पेनिट्रेशन इफेक्ट तो दोनों में सेम रहने वाला है कि नहीं? बोलो। गलत बोला, सही बोला मैं? लेकिन न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का या बोरॉन का? तो किसकी आयनाइज एनर्जी ज्यादा होगी, बोरॉन की या बेरिलियम की? कंफर्म बोरॉन की ज्यादा होगी। तो सेकंड आयनाइज एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज लेस देन सेकंड आयनाइज एनर्जी ऑफ बोरॉन। बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही पकड़े। नहीं आया समझ में? फर्स्ट आयनाइज एनर्जी समझ में आ गया? फर्स्ट आयनाइज एनर्जी में क्या था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द 2s कॉन्फ़िगरेशन, बट इन बोरॉन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द 2p कॉन्फ़िगरेशन, और s कॉन्फ़िगरेशन हैज हायर पेनिट्रेशन इफेक्ट देन p। बोलो। तो सेकंड आयनाइज एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। सबको समझ में आ गया? मन नहीं लगता सबको समझ में आ गया। आप बताओ बेटा, अब ये मत कहना घूम फिर के मेरे पे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझसे कह रहा हूं बेटा, क्या नाम है? बताओ, समझ में आया आपको? सेकंड आयनाइज एनर्जी बेरिलियम की अब मैं कम बता रहा हूं, बोरॉन की ज्यादा बता रहा हूं। समझ में आ गया क्यों हुआ ऐसा? बताओ, कौन बताएगा? कितने लोग बता सकते हैं? गुड, वेरी गुड। कितने नहीं बता सकते?
मतलब शर्म आ रही है आपको ये बताने में कि हम नहीं बता सकते? नहीं बता सकते तो नहीं बता सकते। मुझे तो निगाह में है कौन कौन नहीं बता सकता। तुम बताओ चलो, ये सेकंड हैंड एनर्जी बैरियर की क्यों ज्यादा है? कम है। मतलब प्रोटॉन की संख्या जो ज्यादा, ऑर्बिट की संख्या ज्यादा। ऑर्बिट तो सेम है बेटा, इसमें भी 2 ऑर्बिट है, इसमें भी 2 ऑर्बिट है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। नाभिकीय चार्ज, हाँ तुम नाभिकीय चार्ज बोल रहे, हिंदी बोल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है, बैठ जा, सही बोलिए एकदम, ऐसे बोल दिया करो जैसे बोल रही है बच्ची। समझ में आ गया रे? सेम रीजन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में हो। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, फटाफट से कर लीजिए, सारे एक्सरसाइज कराने मेरे को। देखिए मैग्नीशियम 12 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो बताइए फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम किसकी ज्यादा होगी? कंफर्म? कितने लोग कह रहे हैं कि मैग्नीशियम की ज्यादा होगी? वेरी गुड, नीचे कर लो, चलो तुम खड़े हो जाओ। हाँ हाँ खड़ा हो जाओ। तूने भी हाथ उठाया कि मैग्नीशियम ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी बता चल। हाथ क्यों खड़ा किया तूने? ऐसे ही सबने खड़ा किया तो तूने कर दिया। मैं बड़ा गंदा आदमी हूँ, ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ मैं, किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। मजबूरी है मेरी, क्या करो, मेरा काम ही है। तुम खड़े हो जाओ बेटा। यस, आपने भी बताया कि मैग्नीशियम की ज्यादा होगी फर्स्ट और एंड, क्यों? अच्छा, यहाँ एक्स से निकल रहा है और यहाँ से पी से निकल रहा है, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इसकी ज्यादा होगी। ये ऐसे बोल रही है, सही बोल रही है गलत बोल रही है? कितने लोग सहमत हैं इसकी बात से बच्ची के लिए? कितने लोग सहमत है? ये कह रही है कि एक में यहाँ तो एस से निकल रहा है, यहाँ पी से निकल रहा है, एस पे पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा है प्लस, ये कह रही है बच्ची। कितने लोग समर्थन करते हैं इसकी बात का? तो तू इलेक्शन लड़ लियो, चलिए कोई नहीं बेटा, बोलना सीख, मुझे मालूम तुझे आंसर मालूम है और तू बोल नहीं पा रहा डर की वजह से, है ना? कान में बताएगा? अब सेकंड आइडियस एनर्जी बताइए किसकी ज्यादा होगी? देखो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप अपने आप अगर एक बार जवाब देंगे तो फिर भूलेंगे नहीं कभी, और मैं बताता जाऊंगा तो कुछ नहीं होने वाला। आपने करना सीखना है। कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर, बोलेंगे नहीं, हाथ खड़ा करेंगे। कौन बताएगा कि सेकंड एनर्जी में मैग्नीशियम ज्यादा होगी या एल्यूमिनियम ज्यादा होगी? कितने लोग बताएंगे? बड़ा दिल खुश हो जाता है मेरा। अब देखो हाथ खड़ा कर रहा है तू हाथ खड़ा कर रहा है। सही है, सही जवाब दे रहा है भैया। कह रहा है कि अब सेकंड की ज्यादा होगी इसकी। बच्चा कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होंगे अब सेम सबसेट से होंगे, बट
3s2 3p6 4s2। ऑलराइट, अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसका, स्कैंडियम, सॉरी गैलियम। गैलियम का क्या भैया, 31 कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। क्या हो गया, 21 करो उसका। अच्छा, वेरी गुड। क्या कैल्शियम और गैलियम के बीच में 10 एलिमेंट किसके आ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फोर्थ पीरियड यही तो लोचा है इसमें, और क्या है। मतलब तुमने बोला कि 12, इसको 13 कर दो, आगे 20 तो उसको 21 कर दो। ऐसे कैसे कर दूंगा मैं भाई, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा बेटा वही करना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम और गैलियम के बीच में 10 एलिमेंट्स किसके आ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3rd to 12 ग्रुप, बोलो ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 4s से होना है 4p। अगर मैं वो कंडीशन देखता हूँ तो फिर इसका फर्स्ट आयनाइज एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, इसका फर्स्ट आयनाइज एनर्जी कम होना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो डी इलेक्ट्रॉन है डू नॉट रिपेल द 4s इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। तो उसमें मैंने बोला था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ गैलियम इज मच ग्रेटर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कैल्शियम। गलत कह दिया, सही कह दिया, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन जितना कैल्शियम में है उतना ही गैलियम में है। क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं 10, इसमें और इसमें देखेंगे तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़े कि नहीं बढ़े, और ये डी इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिपेल द 4s इलेक्ट्रॉन। दिस इज द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोले थे, पढ़ाए थे या नहीं, सबको याद है। चलो अच्छी बात है, आप कहना दिल खुश हो जाता है, यार तो फिर नहीं होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा हो गया, तो बेशक इसमें पी से निकलना, लेकिन पी पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैल्शियम से ज्यादा हो गया। इसलिए फर्स्ट आयनाइज एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज लेस देन फर्स्ट आयनाइज एनर्जी ऑफ गैलियम। इसलिए यहां पर एक्सेप्शन नहीं लगा, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सेम कहानी फिर स्ट्रोंशियम और इंडियम में रहेगी, और बेरियम और कैल्वियम में सेम कहानी रहने वाली है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये नोट हो गया भैया। अब नेक्स्ट देखिएगा आप नाइट्रोजन का और इसका ऑक्सीजन का। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कंडीशन है। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कहां से मूव होने हैं, 1s2 2s2 2p4, राइट। अब देखिए, अब पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला तो लगना नहीं है यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द 2p एंड 2p सेम सब साथ से हो रहा है। लेकिन यहाँ 2p3 मतलब p में 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, बोलो ये कंडीशन हाफ फील्ड है कि नहीं, और p में कितना है 4, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, इनकम्प्लीट। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड या इनकम्प्लीट। तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन स्टेबल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेस स्टेबल से निकलेगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द p3 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये कंडीशन कहां से हो रही है, p4 कॉन्फ़िगरेशन, इनकम्प्लीट, लेस स्टेबल कंडीशन है इसमें। So the first ionization energy of nitrogen is greater than first ionization energy of oxygen। और इस कहानी पूरा 15 और 16 ग्रुप में होगी, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सभी जगह इलेक्ट्रॉन कहां से निकलने वाला है, p3 से। और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकलने वाला है, p4 से। कौन ज्यादा स्टेबल है, p3 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन p4। ये हाफ फील्ड है, इनकम्प्लीट, बोलो। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुल फील्ड जानते हैं, जब p में सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ये कंडीशन क्या है आपकी, फुल फील्ड। और इसमें एक एक बढ़ गया तो क्या हो गई, हाफ फील्ड। और इसके अलावा जो होगी वो सब कंडीशन क्या कहलाएंगी, इनकम्प्लीट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, फुल फील्ड, यानी उसके बाद हाफ फील्ड, उसके बाद इनकम्प्लीट। तो यहाँ इनकम्प्लीट से निकल रहा है कि नहीं, और यहाँ किससे निकल रहा है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है।
In nitrogen, electron removed from the p3 configuration, but in oxygen, electron removed from the p4 configuration. And p3 is a more stable than p4. कुछ समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात। अब जरा सेकंड की बात करो। फर्स्ट का तो ये हो गया, लिखवाऊं या समझ में आ गया? लिख लोगे ना? देखता हूं कल मैं देखूंगा कैसे लिख के लाए हो आप। लिख के लाइएगा। अब बताना भैया सेकंड आयन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? और का है अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये कितना बन गया p3 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये क्या बन गया p2। तो ये इनकम्प्लीट हो गया। अब ये क्या हो गया? अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब ऐसे हो जाएगा आपका। तो 15 ग्रुप एलिमेंट जो भी है उनका फर्स्ट आयनाइज एनर्जी 16 ग्रुप एलिमेंट से एक पीरियड क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है भाई लोगों, चलिए आज इतना ही क्लास लेना है, इतना ही टाइम बोला था। बेटा ये बंद कर देना।